दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अदर्स को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो रिक्शे से कहीं जा रहा था। फिर वो यहाँ सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और उसका प्लान था कि जैसे ही कोई गाड़ी इस पत्थर से टकराएगी तो एक्सीडेंट होगा और वो आदमी उस गाड़ी को लूट लेगा। तभी वहाँ एक वैन उस पत्थर से टकरा कर पलट जाती है और एक धमाका होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ इंस्पेक्टर बीना जांच के लिए आ गई थी। तभी वहाँ एसीपी माधव भी आता है और ये लोग यहाँ की जांच करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि वैन में 4 लोग थे, 3 लड़की और एक आदमी, जिसमें से आदमी की लाश तो बाहर पड़ी है लेकिन अंदर बैठी लड़कियां पूरी तरह जल चुकी हैं। ये देखकर माधव इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तभी इन्हें एक रिक्शा पर पत्थर पड़ा हुआ मिलता है और ये सोचते हैं कि रिक्शा यहाँ है तो इसका मालिक कहाँ गया। तभी माधव की नजर वहाँ के रास्ते पर लगे सीसीटीवी पर जाती है और वो तुरंत सीसीटीवी चेक करने पहुँच जाता है। उसमें ये देखते हैं कि रास्ते पर पत्थर तो इसी रिक्शे वाले ने रखा था, जिस पर माधव कहता है कि जिस आदमी की लाश मिली है या तो वो रिक्शे वाला है या फिर ड्राइवर, यानी इनमें से एक इंसान गायब है। फिर ये लोग जब थाने में आते हैं तो वहाँ कांस्टेबल बताता है कि इस वैन का नंबर फेक था, जिससे माधव का शक और गहरा होने लगता है और वो कहता है कि इस वैन का पता करो ये आई कहाँ से। इसके बाद हम मधु नाम की डॉक्टर को देखते हैं जो आज एमडी के साथ मीटिंग कर रही थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हाल ही में एक हॉस्पिटल बंद हुआ है, इसलिए एमडी कहते हैं कि हमें अपने हॉस्पिटल का ध्यान रखना होगा ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। फिर मधु आकर एक पेशेंट से मिलती है जिन्हें बेबी नहीं हो रहा था, इसलिए मधु उन्हें आईवीएफ कराने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाते हैं। इसके बाद हम माधव को देखते हैं जो अभी उसी वैन की खोज कर रहा था। तभी उसे मधु फोन करके रेस्टोरेंट में बुलाती है। असल में ये दोनों लवर्स हैं और जैसे ही माधव यहाँ आता है तो मधु सगाई के 1 ईयर कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट करती है। इससे माधव भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो वैन में 3 लड़कों को बैठाता है। तो ये लड़के कहते हैं कि हमें अब से पैसे ज्यादा चाहिए क्योंकि इतने कम पैसों से हमारा कोई फायदा नहीं होता, वरना हम लोग सब छोड़ देंगे। तभी वो आदमी इन लड़कों पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो इन लड़कों की लाश को ठिकाने लगवा रहा है, यानी ये कोई बड़ा रैकेट है जिनके लिए मर्डर आम बात है। इधर माधव का जूनियर गजेंद्र उसी वैन का पता कर रहा था, तो थोड़ा छानबीन करते करते वो एक मैकेनिक के पास आता है। तब वो वैन देखते ही मैकेनिक पहचान जाता है और कहता है कि इसे तो मैंने ही रिपेयर किया था। तब माधव भी वहाँ आता है और इस मैकेनिक से पूछताछ करने लगता है। तब ये मैकेनिक कहता है कि वो रात के समय अपनी वैन ठीक करा कर गया था, जिस पर माधव को याद आता है कि वो वैन भी रात को इसी रास्ते से गुजरी थी। फिर यहाँ से माधव सीधा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने आता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि ये तीनों लड़कियों के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, पर हाँ एक लड़की ब्लास्ट से पहले मर चुकी थी क्योंकि उसके सर पर जख्म के निशान थे। और वो बताता है कि तीनों लड़कियां जन्म से ही अंधी थी। ये सुनकर तो माधव के भी होश उड़ जाते हैं। फिर माधव यहाँ से सीधा अपनी सीनियर के पास आता है उन्हें केस की प्रोग्रेस बताने के लिए, और वो कहता है कि अभी तक उन लड़कियों के बारे में पूछने कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि वो लड़कियां अनाथ आश्रम से होंगी, इसलिए मैं अब वहीं से जांच शुरू करूंगा। इस पर उसकी सीनियर भी परमिशन दे देती है। इधर मधु ने उस लेडी का आईवीएफ प्रोसीजर शुरू कर दिया था, जिसमें वो लेडी के एग को हस्बैंड के सीमेन से मिलाकर वाइफ में इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो लेडी माँ बन सके। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माधव के कहने पर बीना सारे अनाथ आश्रम में पूछताछ करने गई है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर माधव यहाँ एक ब्लाइंड बच्चों के अनाथ आश्रम में आता है और उनसे कहता है कि हमें यहाँ के बच्चों का रिकॉर्ड देखना है ताकि हमें पता चल सके कि कहीं यहाँ के बच्चों की तो वैन के हादसे में मौत नहीं हुई। जिस पर वहाँ की मैनेजर कहती है कि मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ के मालिक इसकी परमिशन नहीं देंगे। पर माधव कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसलिए आपको रिकॉर्ड देने ही होंगे, जिस पर वो लेडी भी मान जाती है। यहाँ मधु ने जिस लेडी का आईवीएफ किया था उसकी हालत खराब होने लगती है, तो मधु किसी तरह इंजेक्शन लगाकर उसको शांत करती है और वो जल्दी से उसके कुछ टेस्ट भी करती है क्योंकि मधु को कुछ अजीब लग रहा था। जिसके बाद मधु उन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी और ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ माधव के पास डॉक्टर आकर बताता है कि उस वैन की जांच करने पर वहाँ 5 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं और लाश तो केवल 4 लोगों की थी, यानी एक जो गायब हुआ है या तो वो ड्राइवर है या फिर रिक्शा वाला। तब माधव कहता है कि जो अनाथ आश्रम से रजिस्टर मिला है उसमें लगे फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो, कुछ मिले तो बताना। जिसके बाद ये लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करने लगते हैं, पर सारे रजिस्टर स्कैन करने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी माधव देखता है कि रजिस्टर में 150 बच्चों के नाम हैं, पर फिंगरप्रिंट केवल 138 लड़कियों के आए हैं, यानी 12 लड़कियां गायब हैं।
हैं। फिर वो रजिस्टर देखने पर मालूम पड़ता है कि इसमें से पन्ने फाड़े गए हैं, जिससे माधव का शक सीधा उसी मैनेजर पर जाता है और वो अपनी टीम लेकर अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। अब ये लोग मैनेजर को बुलाने लगते हैं, तभी ऊपर से वो मैनेजर कूदकर अपनी जान दे देती है, जिससे माधव के भी होश उड़ गए थे। वहीं अगले दिन मीडिया वाले भी इस बात का बतंगड़ बना देते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, पर माधव जवाब नहीं देता। फिर वहाँ एक और काम करने वाली लेडी से माधव उस अनाथ आश्रम के बारे में पूछता है, तो वो लेडी कहती है कि हमारी मैनेजर कई लड़कियों की शादी करा चुकी है जो देख नहीं सकती थी और उन्हें अच्छे पति मिले हैं। साथ ही वो कहती है कि अभी पिछले हफ्ते ही मैनेजर ने 3 लड़कियों की शादी कराई थी, जिससे माधव का शक और पक्का हो जाता है क्योंकि वैन में भी 3 लड़कियां मरी थी। फिर माधव मैनेजर की अलमारी चेक करता है तो उसमें 12 लड़कियों के डॉक्यूमेंट थे जो मैनेजर ने उस समय रजिस्टर से फाड़ दिए थे। वहीं माधव को मैनेजर का फोन और कंप्यूटर दिखता है जिस पर लॉक लगा था, इसलिए वो हैकर को बुलाता है फोन और कंप्यूटर का डाटा निकालने के लिए। फिर माधव यहाँ के गार्ड से बात करता है तो वो गार्ड बताता है कि कल दोपहर में यहाँ एक ओमनी वैन आई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वहीं हैकर ने भी कंप्यूटर ओपन कर दिया था तो वो बताता है कि इसमें से कल दोपहर कुछ फाइल डिलीट की गई हैं। उसी समय बीना भी कॉल करके बताती है कि मरने वाली लड़कियों के फिंगरप्रिंट उन्हीं 12 लड़कियों में से मैच हो गए हैं, यानी मैनेजर कुछ छुपा रही थी। वहीं हैकर ने उस डिलीटेड फाइल को भी रिकवर कर लिया था जो कि शादी की फोटोज थी और ये वही लड़कियां थी जिनकी हाल ही में लाश मिली है। और हम देखकर समझ पाते हैं कि ये लड़के वही लोग थे जिन्हें कुछ समय पहले एक आदमी ने मारकर गाड़ दिया था। हालांकि यहाँ माधव भी शादी की फोटोज देखकर हैरान था। वहीं हैकर मैनेजर के फोन से कुछ नंबर भी निकाल देता है जिससे अक्सर वो बात करती थी। खैर फिर जब माधव अपने केस का अपडेट देने सीनियर के पास आया होता है तभी उसके पास गजेंद्र का फोन आता है जो बताता है कि मैनेजर के फोन से जो नंबर मिले थे उसमें से एक भी वर्क नहीं कर रहा। इससे माधव परेशान हो जाता है कि जो भी क्लू मिल रहे हैं सब वेस्ट हो गए। इधर एमडी ने मधु को ऑफिस में बुलाया था क्योंकि मधु ने हाल ही में जो आईवीएफ वाला केस खराब किया उसकी रिपोर्ट पुणे भेज दी थी ताकि इस पर और भी रिसर्च की जा सके। तब तुषार नाम का लैब टेक्नीशियन मधु से कहता है कि ये काम मेरा है ना कि तुम्हारा, जिस पर मधु एमडी से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फिर वह एमडी को बताते हैं कि जिस लेडी का आईवीएफ शुरू किया गया था उसमें एक्स इंजेक्ट करने के थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब हो गई थी और जब मैंने उसके टेस्ट किए तो उसके हार्मोन्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके बाद मैंने उन एग्स का भी टेस्ट किया तो पता चला कि उन एग्स में स्टेरॉइड मिला हुआ था। ये सुनकर तो एमडी भी परेशान हो जाता है कि एग्स में स्टेरॉइड किसने मिलाया होगा। खैर यहाँ हम तुषार को देखते हैं जो फोन पर कह रहा था कि अपना भांडा फूटने वाला है, यानी ये सब इसी ने करा है। फिर रात को जब तुषार जा रहा होता है तो उसके पास वैन आकर रुकती है और तुषार उसमें बैठ जाता है, यानी अब तुषार भी मरने वाला है। इधर आज माधव से मिलने एक दूसरे अनाथ आश्रम की मैनेजर आती है और वो बताती है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ भी एक आदमी आया था चार्ल्स। उसने पहले तो हमें 1 लाख का डोनेशन दिया, फिर उसने कहा कि वो हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी करा देगा क्योंकि वो दान पुण्य करता रहता है। तब मुझे वो सही आदमी लगा, पर अब ये 3 लड़कियों वाला केस जब से सामने आया है तो मुझे लगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर वो लेडी माधव को चार्ल्स की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसने कहा था कि ये बाद में भी आएगा। तभी मधु का माधव पर फोन आता है पर वो अपने काम में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाता। असल में मधु माधव को इसी केस के बारे में बताने वाली थी पर माधव तो केस में बिजी था। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा वाला माधव को बुलाता है क्योंकि उसने एक वैन को रेस्टोरेंट के बाहर देखा है और उसका नंबर भी सेम वही है जो वैन ब्लास्ट हुई थी। तब माधव वहाँ आता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ तो मधु की स्कूटी खड़ी है और जैसे ही मधु वहाँ से बाहर निकलती है तो वैन उसकी ओर आने लगती है। तब माधव मधु को कॉल करके कहता है कि तुम वहाँ से जल्दी निकलो, जिस पर मधु भी ऐसा ही करती है और वो वैन उसका पीछा कर रही थी। तभी माधव सही समय पर अपनी टीम भेज देता है जिससे मधु को बचा लिया जाता है, पर जो ड्राइवर उसका पीछा कर रहा था वो नदी में कूदकर भाग जाता है। इससे माधव को बहुत गुस्सा आता है कि मेन आदमी हाथ से निकल गया। फिर माधव जब मधु से मिलता है तो मधु उसे अपने केस के बारे में बताती है कि जब उसने एक लेडी का आईवीएफ किया तो एग में स्टेरॉइड पाया गया। इस स्टेरॉइड से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और जो बच्चा पैदा होता है वो ना तो प्रॉपर लड़का होता है और ना ही लड़की, यानी उसे ट्रांस कह सकते हैं। ये सुनकर माधव दंग रह जाता है कि अब ये कौन कर रहा है। फिर मधु कहती है कि हमारा लैब टेक्नीशियन तुषार भी कल से गायब है और जरूर उसी ने एग से छेड़छाड़ की होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि माधव ने तुषार के साथी को रिमांड पर ले लिया है। तब मार के डर से वो आदमी बताता है कि ये सारा काम तुषार देखता था, मुझे तो बस पैसे मिल जाते थे और ये काम चार्ल्स तुषार के साथ करता था। तब माधव को याद आता है कि चार्ल्स का नाम तो उस लेडी ने भी लिया था, इसलिए वो चार्ल्स का एड्रेस उस आदमी से ले लेता है
जिसके बाद ये रात को चार्ल्स के घर आते हैं तो चार्ल्स पुलिस को देखते ही इन पर हमला कर देता है, लेकिन माधव चार्ल्स को पीटकर अपने साथ ले आता है। अब इसके बाद चार्ल्स को रिमांड पर रखा जाता है जहां वो कुछ भी बता नहीं रहा था। फिर थोड़ी और मार पिटाई के बाद चार्ल्स कहता है कि हम अनाथ आश्रम की ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो अपाहिज हों और हम उनकी पहले शादी किसी लड़के से करा देते हैं। उसके बाद उनके एक्स निकाल कर वही स्टेरॉइड मिलाते हैं, जिसके बाद उन्हें हम हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए थे। फिर चार्ल्स बताता है कि उस मैनेजर को हमारे बारे में पता चल गया था तो वो पुलिस की धमकी देने लगी, इसलिए हमने उसे ही डरा दिया कि पुलिस पहले तुम्हें पकड़ेगी। इसी डर से उस अनाथ आश्रम की मैनेजर ने अपनी जान दे दी। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे तो हमने पागल बनाया था। ये सुनकर तो माधव चार्ल्स को और भी टॉर्चर करने लगता है। तब चार्ल्स कहता है कि मैं तो बस एक आदमी के लिए काम करता हूँ, लेकिन इसका मास्टरमाइंड तो वो वेधा है। और दोस्तों हम देखते हैं कि ये वेधा कोई और नहीं बल्कि वही मैकेनिक है जिसने वैन के बारे में पुलिस को बताया था। फिर यहाँ चार्ल्स कहता है कि वेधा को बहुत कम लोगों ने देखा है। इस पर माधव पूछता है कि ये बता उन तीनों लड़कियों को कैसे मारा गया, जिस पर चार्ल्स कहता है कि शादी वाली रात को ही वेधा उन लड़कियों को वैन से अपनी लैब की ओर ले जा रहा था, लेकिन एक लड़की ने भागने की कोशिश की तो वेधा ने उसे पहले खूब मारा और फिर वैन में बैठा कर ले जाने लगा, पर रास्ते में पत्थर पड़ा था और वो वैन पलट गई। तभी एक आदमी वेधा को लूटने आया तो वेधा ने उसे मार दिया और फिर लड़कियों के बारे में किसी को पता न चले इसलिए उसने वैन में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वेधा सीधा थाने में आ गया है और वो माधव को आकर अपना केस बताने लगता है कि मेरी बहन की शादी भी एक मैनेजर ने करवाई थी, पर मेरी बहन शादी के बाद से गायब है। ये बताकर वो कहता है कि मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। फिर वो अपनी बहन की फोटो भी दिखाता है। तभी माधव के पास गजेंद्र भागते हुए आता है और कहता है कि चार्ल्स ने जब से खाना खाया है उसकी हालत खराब हो गई है। तब यहाँ रिवील होता है कि वेदा ने ही जो खाना माधव ने चार्ल्स के लिए मंगाया था उसे बदल दिया था, जिससे यहाँ तो चार्ल्स की मौत हो जाती है और ये देख वेदा हंस रहा था। फिर वेदा एकदम से माधव को कहता है कि इसे तो मैं जानता था, यही था मेरी बहन की शादी करवाने में सबसे आगे। तब माधव कहता है कि इसके साथ ही वेदा को तुमने देखा है क्या? तो वेदा खुद कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो माधव भी स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर इस मैकेनिक के अकॉर्डिंग स्केच बनाने को कहता है और यहाँ वेदा किसी और आदमी का स्केच बनवा देता है। तब ये लोग भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। फिर रास्ते में माधव को गजेंद्र बताता है कि चार्ल्स के नंबर पर अभी अभी फोन आया है। ये सुनते ही माधव उस नंबर को ट्रेस करवाता है और फिर ये लोग उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां एक आदमी वो नंबर चला रहा था। माधव उससे पूछने लगता है कि ये फोन आपने किया था ना? तो वो आदमी कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी थी, इसलिए मैंने चार्ल्स को फोन किया था क्योंकि मेरा बेटा फोन यूज नहीं करता और मेरे बेटे का नाम वेदा है। तभी हम माधव की नजर घर में लगे मैकेनिक की बहन की फोटो पर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। इस पर माधव पूछता है कि ये कौन है? तो वो आदमी कहता है कि ये मेरी बेटी वेदिका है, जिसे अब वेदा कहते हैं। फिर यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। असल में वेदिका पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसे डॉक्टर बनना था, इसलिए वो हर समय पढ़ाई करती थी। पर वेदिका को हमेशा से लड़का बनना था। उसे लड़कों जैसी दाढ़ी चाहिए थी, उसे हमेशा लड़कों जैसे कपड़े भी पहनने थे। इसी चक्कर में एक बार उसके पापा ने उसे मारा भी था। फिर सारी चीजों से तंग आकर उन्होंने डॉक्टर से वेदिका की जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि वेदिका में मेल हार्मोन्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए वो लड़कों जैसा बिहेव करती है। जिसके बाद वेदिका के पापा ने भी उसे वैसे ही वेदा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जब वेदा कॉलेज में गया तो उसके ट्रांस होने का कॉलेज के बच्चों ने खूब मजाक बनाया, जिससे वेदा चुपचाप सहता रहा। फिर एक दिन जब लड़के वेदा को चिढ़ा रहे थे तो वेदा ने अपना आपा खो दिया और यहाँ लड़ाई करने लगा। तब पुलिस ने वेदा को ही खूब मारा। उसी दिन से वेदा की पढ़ाई बंद हो गई। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि वेदा ने बीना और उसकी टीम को एक अड्डे पर बुलाया था, ये कहकर कि मैंने वेदा को देखा है। फिर जैसे ही बीना की टीम यहाँ आती है तो वेदा एक एक करके इन सबको मार डालता है। वहीं माधव जब वेदा के पापा को उस स्केच वाली फोटो दिखाता है तो वो कहते हैं कि ये तो मारी है जो बचपन में वेदा के साथ था। तब ये सुनकर तो माधव वेदा को ढूंढने निकल जाता है और उसे बीना के लोकेशन का पता चलता है, इसलिए वो वहाँ जा रहा था। वहीं वेदा के पास मारी भी था और ये दोनों यही बात कर रहे थे कि अब बड़ा पंगा ले लिया है हमने। तब वेदा कहता है कि तुम मर जा, जिससे पुलिस को लगेगा कि वेदा मर गया और मैं अपना मिशन ऐसे ही चलाता रहूंगा। ये कहकर वेदा मारी को मार डालता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ माधव आता है और अपने साथियों की मौत पर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो तुरंत वेदा के लैब का पता करके वहाँ आता है तो वेदा उस पर हमला कर देता है, लेकिन माधव तो गुस्से में था जो उसे खूब मारता है और पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब वेदा कहता है कि मेरा मिशन है कि आने वाले सारे बच्चे ट्रांस पैदा होने चाहिए ताकि कोई भी ट्रांस का मजाक ना उड़ाए। ये कहकर वो माधव को मारने की कोशिश करता है पर माधव उसे मारकर बेहोश
बेहोश कर देता है, जिसके बाद वेदा को जेल हो जाती है और ये केस सॉल्व हो गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।